हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। तो एज प्रोमिस्ड मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ 69 आउट ऑफ 70 सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और आज उसका है थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेट 3 मार्क्स दिलवाएगा आपको। अगर आप मेरी बात मानो तो आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपको स्ट्रेट 3 मार्क्स दिलाएगा इन योर बोर्ड एग्जाम। स्ट्रेट 3 मार्क्स। आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम पहले इसका डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर इसके डेफिनेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो बच्चों, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको TIR बोलते हैं, है ना। TIR ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा न्यूमेरिकल है। एक ही न्यूमेरिकल है इसमें, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, और ये जनरली 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देता है। 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, समटाइम्स 1 मार्क, वेरी रेयरली। और एल्स डेफिनेशन पूछता है तो 1 मार्क का, और एल्स कुछ भी लिखने के लिए देगा, डायग्राम बनाने के लिए देगा, तो आप लोग को डेफिनेटली 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले आप हम इसको समझ जाएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और उसमें क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन हमारे ज़िंदगी में कैसे हो रहा है। ऑलराइट, हाउ वी आर यूजिंग और हाउ वी आर फेसिंग दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना। ये अगेन एक फेनोमेना है जो कि तभी होता है जब लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वरना नहीं होगा। जो भी है फेनोमेना क्या है पता चलेगा, बट वो फेनोमेना का पॉसिबिलिटी तब है, होगा कि नहीं वो भी अलग बात है, बट ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ, पॉसिबल समझ रहे हो, इफ डेंसर टू रेयर कोई लाइट जा रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे, आई होप। ध्यान से सुनिए। सपोज लाइट यहाँ से ऐसे ट्रेवल किया, याद करिए सबसे पहला लेक्चर है ना, वेरी फास्ट थिंग कि लाइट का क्या होता है ना। जब भी एक इंसिडेंट लाइट आके गिरा, इंसिडेंट लाइट, तो याद करिए इसके 2 पार्ट होते थे। डेंसर टू रेयर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और एक इधर कुछ पार्ट इसका ऐसे रिफ्लेक्ट करता था, इसको हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो ये जो फेनोमेना रिफ्लेक्शन का हो रहा था ना, दिस फेनोमेना, दिस रिफ्लेक्शन, ये जो नॉर्मल वाला रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसको हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पार्ट में होता है, मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन भी होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होता है, हमेशा ऐसे होता है ना। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम वाटर का सरफेस देख नहीं पाते। समझो, लाइट गिरा, रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, कैसे देखोगे? लाइट तो चला गया, है ना। तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हमेशा होता है नॉर्मली, और जो भी पार्ट रिफ्लेक्ट होता है उसको सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब दूसरे बात पे आते हैं, डेंसर टू रेयर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोला कि ओके, यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट रे जा रहा है, ठीक है, जहाँ से लाइट रे जा रहा है, ओके। सोचो यहाँ से कोई लाइट ऐसे सीधा जा रहा होगा, सीधा, ऐसे सीधा। मैं बताया था अगर कोई सीधा गया तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वो कैसे जाएगा? सीधा चला गया, सीधा गया, सीधा गया, ओके, नो पॉइंट। उसके बाद आपका इधर आके गिरा, ये वाला एक रे, ठीक है। सोचिए 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 क्या होगा, क्या होगा? ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर टू रेयर। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये रेयर गया तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। ये हो गया मेरा I, ये हो गया मेरा R। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं, सिंपल। I ऐसे जाना चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, ओके।
मैं बोला कि मैं थोड़ा सा दूर एक वाला बताता हूँ, थोड़ा सा दूर, ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा है कि नहीं? दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो है ये इससे कम है, मतलब ये ज़्यादा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? इंक्रीज। तो यहाँ पे लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ये और थोड़ा बेंड हो जाएगा, है कि नहीं? और थोड़ा बेंड हो जाएगा। तो देख यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, ये आर भी क्या हुआ तुम्हारा? इंक्रीज, राइट? आई को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो आर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देख पहले से छोड़ा, सीधा छोड़ा तो सीधा, थोड़ा टेढ़ा किया तो ये भी थोड़ा टेढ़ा हुआ, इसको और टेढ़ा किया तो और टेढ़ा हुआ। अब सोचिए इसको मैं ऐसा एंगल में छोड़ दूं, है ना? अभी मैं यहाँ से और एक लाइट रे लेके जा रहा हूँ यहाँ तक, है ना? जैसे कि यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो वो लाइट रे इससे सीधा चला गया। दिस इज द पाथ ऑफ द लाइट, है ना? अभी जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किधर चला जाता है? इंटरफेस के ऊपर। इट ट्रैवल्स अलोंग द इंटरफेस, और ये हो जाएगा तेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ध्यान से समझ में आ रहा है मेरी बात? जब हम डेंसर टू रेयर मीडियम रिफ्रैक्शन करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रिफ्रैक्टेड रे passes through the interface, or the angle of refraction becomes 90 degree, and that angle of incidence is called as the critical angle. That angle of incidence is called as the critical angle. क्या आपको क्लैरिटी आ रहा है क्या हो रहा है, मैं क्या समझा रहा हूँ? अभी तक मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आया ही नहीं, आपको मैं पहले समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल लिखा वो क्या है ना? तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारा रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल्स अलोंग द इंटरफेस, और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम। आ गया समझ में बच्चों? तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। the angle of incidence, the angle of incidence for which light refracted ray travels along interface, or angle of refraction is equal to 90 degree. This is called as the critical angle. Alright? अब सोचो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना? I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब तक I कहाँ तक हुआ है? क्रिटिकल एंगल तक इक्वल हुआ है। अगर उससे भी ज़्यादा करवा दो, यहाँ से देख, यहाँ से है ना, यहाँ से ऐसे लिया, उससे भी ज़्यादा इधर गिरा दिया, सपोज इधर, है ना, थोड़ा एंड हो गया, बट आप समझ जाओगे। अब सोचो लाइट तो ऑलरेडी ऐसे बेंड हुआ, टिक टिक और टिक, अब और टिक, मतलब लाइट विल रिटर्न टू द सेम मीडियम। तो ये जो फेनोमेना हुआ ये हो गया TIR। समझ में आया? TIR का डेफिनेशन ऊपर लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ फिर से पढ़ के बता देता हूँ। When light travels from denser to rarer medium, for angle of incidence, this angle of incidence which is greater than the critical angle
एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के बाद, है ना, द लाइट रिटर्न्स टू दी सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तुम्हें समझ में आया इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन में कुछ पार्ट रिफ्रैक्टेड हो रहा था और कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन हो रहा था। अभी जो हुआ ना, ये रिफ्लेक्टेड वाला तो था ही, ये रिफ्रैक्टेड वाला भी अंदर आ गया, इसलिए सारे के सारे चीजें रिफ्लेक्टेड हो गए, इसलिए इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझना पड़ेगा आपको इस बात को। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा था नॉर्मल वाला, उसको क्या बोलते हैं? उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, सिर्फ इंटरनल, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ लाइट इज ऑल्सो गेटिंग रिफ्रैक्टेड, बट हियर वी कॉल इट एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिकॉज हियर नो पार्ट ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड। सारा का सारा लाइट इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ओनली, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थका दिए तुम लोग मुझे। रामलाल बेटा, रामलाल चला, अरे यार तुम लोग बताते नहीं हो मुझे, रामलाल चला जाता है, रामलाल के बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी अकेला वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, लेकिन सक्सेसफुल होना पड़ेगा। जो हमारा मिशन है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि ट्यूशन कर नहीं पाते, कॉलेज पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, या कॉलेज में क्लासेस अच्छे नहीं होते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उनके लिए सब कुछ चीज़ें बहुत आसानी से उनको मिल जाए। हालांकि YouTube में कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी मेरे तरफ से कुछ कोशिश कर दूं, है ना। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, और मैं ये कोशिश जारी रखूँगा। एज प्रॉमिस्ड मैं सारे चैप्टर्स के पूरे बोर्ड लेवल का सीरीज़ ख़त्म करूँगा, और 69 आउट ऑफ 70 आप में से कितने लोग लेके आए मुझे ज़रूर बताना। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे वीडियोस आपको क्या लग रहे हैं, क्या मैं वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं इस वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, आपके लिए क्या कंटेंट और लेके आ सकता हूँ, ये सारी बातें आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये कहानी थी कि जब भी डेंसर टू रेयर होता है तब क्रिटिकल एंगल एक आता है। क्रिटिकल एंगल मतलब वो एंगल जिसके लिए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस से चला जाता है या आर का वैल्यू 90 हो जाता है। ऑलराइट, अच्छा, इस क्रिटिकल एंगल का एक कैलकुलेशन है, आप हो इसको तो समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। कपड़ा में मिटाना पड़ रहा है, डस्टर नहीं है, हमारा गरीब इंसान है, कहाँ से आएगा डस्टर, है ना। कोई बात नहीं, हम गरीब ही ठीक हैं। चलो थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेशन, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, पूरा बिंदास, है ना। अच्छा, क्रिटिकल एंगल IC, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना है अभी, IC, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से वाले में, IC वाले में, R, उसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री, है ना। ये तो दिख रहा है फिगर में यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस IC है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, 90 डिग्री है ना। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1, ये होता है फॉर्मूला किसका, स्नेल्स लॉ का। अच्छा, हमारे लिए I का वैल्यू क्या है, साइन IC, और R का वैल्यू क्या है ना, साइन 90 इक्वल टू N2। N2 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर, मतलब ये आपका N2 जैसा बिहेव करेगा और ये आपका N1 जैसा बिहेव करेगा, तो N2 बाई N1 मतलब NR बाई ND, राइट। साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो दिस इंप्लाइज साइन IC इक्वल टू NR बाई ND। अगर मेरा रेयर मीडियम एयर हो गया, इफ दी रेयर मीडियम इज एयर, तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AR का हम लोग जनरली कितना कंसिडर करते हैं मेरे बच्चों? हाँ बता दो मेरे बच्चों, कितना कंसिडर करते हैं AR का? 1, इसीलिए NR का वैल्यू क्या हो गया? 1, क्योंकि रेयर मीडियम को AR मान लिया। तो हमारा जो साइन IC का वैल्यू आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा 1/ND और IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/ND, वेयर N इज द डेंसर मीडियम, और जो भी मीडियम वाटर ग्लास जो भी बोला होगा उसका। सो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल ऑफ एनी मटेरियल। अब देखो अलग अलग मटेरियल हो गए, ग्लास वाटर अलग अलग चीज़, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो उनका क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होगा। आया कि नहीं? बोल, समझ में आ गया है ना? तो यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग, ये है पूरा फेनोमेना का डायग्राम, ये है क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन, ये है क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन, डेरिवेशन, जो भी बोल दे। अब नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे यार, मैं तुम वो भी करवा दूंगा लास्ट में, है ना? पूरे लास्ट में करवा दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। कोई मटेरियल दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, बोलेगा इसका क्रिटिकल एंगल बताओ, फार्मूला डाल दे, है ना? 1/, फार्मूला का डाल दो 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खत्म, साइन इनवर्स 1/, हो जाएगा? हो जाएगा नहीं? बोल। तो सिंपल 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, या 1 मार्क के क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ सकता है या फॉर्मूला पूछ सकता है, बिंदास लिखना है, हो जाएगा बच्चों। ये हो गया TIR का डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR, है ना? ये TIR आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके NCERT में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना? जरूरत नहीं है वैसे उसका, आप जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग TIR का, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लो इसको।
ओके बच्चों, तो अभी सबसे मज़ेदार और थ्योरेटिकल वाला सेक्शन है एक, लेकिन बहुत मज़ेदार सेक्शन है। लाइक आपको बहुत अच्छे से फेनोमेना समझ में आएगा जो कि आप रियल लाइफ में ना एक्सपीरियंस किए होंगे, पक्का वादा। मैं तो किया हूँ, मैं तो किया ही, मुझे सब फिजिक्स पता है ना, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है तो आज पता चलेगा कि आप भी वो चीज़ ज़रूर देखे होंगे, लेकिन वो फिजिक्स का है और इतना मज़ेदार है, आपको आज पता चलेगा। तो जो पहला चीज़ है वो है मिरेज, है ना। मिरेज को हम लोग उड़िया में मरीचिका बोलते हैं, हिंदी में भी मरीचिका बोलते हैं, आसामीज में मरीचिका बोलते होंगे शायद, मरीचिका बोलते हैं मिरेज, है ना। मरीचिका, मरीचिका मतलब इल्यूजन, है ना। इल्यूजन, इल्यूजन मतलब कुछ चीज़ नहीं है बट हमें लगता है कि है ना। जैसे सन वाला चीज़, वो भी तो इल्यूजन ही था बट उसको मिरेज नहीं बोलते हम लोग, है ना। ओके, इसमें हमारे पाठशाला पॉइंट्स आएंगे। क्या क्या पाठशाला पॉइंट्स आएंगे आपको समझ में आ जाएगा अभी के अभी, है ना। सारे पाठशाला पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स को आपको एग्जाम में लिखना है, फिर आप देख लेना कि आपका कौन सा एग्जामिनर नंबर काट के देखेगा, है ना। वरना मैं देखा हूँ कि ऐसे कुछ भी लिखने तो एग्जामिनर्स नंबर काट लेते हैं। तो आपको अगर ये पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं आपके आंसर्स में तो आई डोंट थिंक कोई आपका नंबर काट पाएगा, बिकॉज ये ठोस पॉइंट्स हैं और ये पाठशाला पॉइंट्स है भाई, मजाक थोड़ी है ना, मजाक थोड़ी है। पाठशाला के पॉइंट्स समझते हैं। पहले तो ये समझो कि हम लोग डेजर्ट की बात कर रहे हैं, हॉट डेजर्ट, है ना। इन हॉट डेजर्ट हम लोग डेजर्ट की बात कर रहे हैं। डेजर्ट समझते हो, मरुभूमि, है ना। इन हॉट डेजर्ट हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं। राजस्थान में है थॉर डेजर्ट, है ना। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा वाला है। तो डेजर्ट हम लोग बात करें, मरुभूमि की बात करें, जहाँ पे बालू बालू चारों तरफ होता है, गर्मी बहुत है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्या होता है ना, गर्मी की वजह से नीचे के सैंड भी गर्म हो जाते हैं, है ना। तो एयर जो है, जो सैंड से लगकर एयर है, ग्राउंड पे जो एयर है, वो लोग भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से सन का भी तो मिल रहा है रे, नीचे से सैंड का, ग्राउंड का भी उनको हीट मिल रहा है। तो जो ग्राउंड के लेयर वाले हैं, जो लोग ग्राउंड के लेयर को पास में है जो एयर, उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वो लोग ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो वो ही लिखा हुआ है, द एयर प्रेजेंट नियर द ग्राउंड आर हॉटर एज कंपेयर टू द अपर लेयर। ऊपर के जो लेयर होते हैं एयर के, उनके कंपैरिजन में ग्राउंड के लेयर का हॉट होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसका रीज़न मैं आपको बताया कि ग्राउंड से भी उनको हीट मिलता है ना। इसीलिए अब हॉट एयर हो गया, ऊपर का कोल्ड एयर हो गया। ऊपर में थोड़े से कम गर्म वाले हैं, नीचे थोड़े ज़्यादा गर्म वाले हैं, है ना। उसके बाद बोला गया हॉटर एयर हैज लेस डेंसिटी। ओबियसली ये सबको पता होगा, जब भी कोई चीज़ गर्म होता है तो हल्का हो जाता है ना। तो हॉटर एयर हैज लेस डेंसिटी एंड हेंस लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओ मेन बात तो यहाँ पे, मेन बात ये है कि जो नीचे का जो गर्म हो गया ना एयर, वो गर्म होने के साथ साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो गया। हाज लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो गया। चला गर्म तो हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, लेकिन ऊपर का जो एयर है वो ठंडा है, कोल्ड एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया। मतलब अब हमारा एयर में ही, एटमॉस्फेयर के बीच में ही सनराइज और सनसेट के टाइम्स में वैक्यूम और एटमॉस्फेयर देखे थे। अभी एक ही एटमॉस्फेयर के अंदर नीचे का लेयर हॉटर, लेस डेंस, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो नीचे का लेयर एक्ट एज रेयर मीडियम, ऊपर का रेयर कोल्डर, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा। तो वो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो क्या बन जाता है, डेंसर मीडियम। तो ऊपर का हो गया डेंसर और नीचे का हो गया रेयर। राइट, समझ में आ गया ना। ये 3 पॉइंट वो ही लिखा हुआ है, तो समझते हैं अभी इस बात को। सपोज ये वो हॉट डेजर्ट है ना, अच्छे से समझते हैं। ये माइक मुझे बहुत परेशान करता है, वायर का इसमें आदत नहीं है ना। ये हॉट डेजर्ट है। सपोज डिस्टेंस ट्री, यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस में एक ट्री है, बहुत दूर में एक ट्री है ना, बड़ा वाला ट्री है बहुत दूर में, ठीक है। यहाँ पे बहुत दूर में आदमी खड़ा है ना, रामलाल खड़ा है, रामलाल को गायब कर दिया, इसी को रामलाल बना लेते हैं। रामलाल खड़ा है यहाँ पे,
है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसे लेयर्स बने होंगे, है ना, एयर के। तो सोचो नीचे के जो लेयर्स हैं, जो नीचे के लेयर्स हैं, नीचे का लेयर क्या हो गया, नीचे का लेयर क्या हो गया, हॉटर एयर हैज लेस डेंसिटी, और ये हॉटर हो गया कंपेयर टू अपर। नीचे का हो गया हॉट मतलब डेंसर, रेयर, हॉट मतलब रेयर, तो नीचे रेयर है और ऊपर क्या है, डेंसर है ना, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एयर है, राइट, ऐसे हो रहा है। अब क्या हुआ सुनो, अब लाइट इस ट्री में से लाइट ऐसे आया, लाइट टिक 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 लाइट ऐसे आया, जैसे आया सोच, यहाँ पे सपोज कोई लेयर होता है ऐसे कि ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है अभी, डेंसर टू रेयर, है कि नहीं, कोल्ड एयर से हॉट एयर मतलब डेंसर से रेयर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की चांसेस है, राइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट डेंसर टू रेयर ट्रैवल करता है। अभी ऊपर है कोल्ड एयर जो कि डेंसर है, नीचे हॉट एयर जो कि रेयर है, और लाइट हमारा ऊपर से आ रहा है, मतलब पहले डेंसर में फिर रेयर को जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की चांसेस है। तो लाइट क्या होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके फिर से सेम मीडियम को वापस आ जाता है, देखो ऐसे, है ना, आया ऐसे, और यहाँ पे TIR होके फिर से डेंस एयर को वापस आ गया। तो यहाँ पे जो रामलाल खड़ा है, यहाँ पे जो रामलाल खड़ा है, देख रहा है रामलाल इधर से, रामलाल को क्या लगेगा ना, भाई ये लाइट तो कहीं यहाँ से आया है, ये जो लाइट है, ये लाइट कहीं यहाँ से आया है, उसको ऐसा लगेगा। ऑलराइट, थोड़ा अच्छा नहीं हुआ फिगर, आप लोग समझ जाओगे, है ना। क्या हुआ समझ में आ गया, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि नीचे का जो हॉट एयर नीचे का जो एयर होता है वो हॉट होता है, और जो एयर हॉट होता है उसका डेंसिटी कम होता है, उसका डेंसिटी कम होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो वो रेयर मीडियम जैसा बिहेव करता है। लाइट जब डिस्टेंस ट्री से आता है तो वो कोल्ड से हॉट को जाता है, मतलब डेंसर टू रेयर जाता है, तो लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस ट्री सफर्स TIR and appears to be coming from an image below the tree। ट्री के नीचे एक इमेज से वो लाइट आता हुआ नजर आता है। अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख गया। अगर तुम्हें कोई चीज़ का रिफ्लेक्शन नीचे दिखता है तो या तो नीचे मार्बल है, मतलब टाइल्स पड़ा हुआ है, या तो ग्लास है, या तो पानी है, वरना रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा। अब डेजर्ट में जाके कौन सा ग्लास कौन सा मार्बल आएगा, इतना दूर में पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है, मार्बल तो नहीं है, ग्लास तो नहीं पड़ा होगा। तो सब लोग को लगेगा कि इसके नीचे पूल या फिर पानी का कोई वाटर बॉडी है, तो दौड़ेगा पानी पीने, पानी पीने के लिए दौड़ेगा, है ना। इंसान है तो समझ जाएगा, जिसको फिजिक्स आता है वो समझ जाएगा, नहीं नहीं ये तो मिरेज है, ये तो खतरनाक है ना, ये तो इल्यूजन है, ये तो नहीं होने वाला है। लेकिन जिसको फिजिक्स नहीं पता, जिसको इसके बारे में कहानी नहीं पता, वो ट्री का रिफ्लेक्शन देख के भाई पानी पियेंगे, मुझे भी सोच लग गया, पानी पियेंगे बोलेगा और भागेगा उधर, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कोई पानी का वाटर बॉडी नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। तो ये जो वाटर बॉडी नहीं है, बट हमें लगता है कि वाटर बॉडी है। क्यों लगता है कि वाटर बॉडी है? क्योंकि हमें ट्री का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। ट्री का रिफ्लेक्शन क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है? क्योंकि डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रहा है। क्यों डेंसर, क्यों रेयर? क्योंकि हॉट एयर और कोल्ड एयर, ऐसे मतलब फ्लो चार्ट है पूरा। समझ में आ गया मेरी बात पूरा अच्छे से? इसी तरह आप याद रखोगे तो इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पाठशाला के पॉइंट्स आपको भूलने नहीं है। ये पाठशाला के पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल अपने आंसर में इंक्लूड करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये आपके काम में आएंगे, है ना। उसके बाद दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन हॉट समर ऑन नेशनल हाईवेज, ये मैं आपको बताने वाला था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो मिरेज है, हम जो पढ़े हम लोग मिरेज के बारे में कि एक इल्यूजन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होते जैसा दिखता है, ताकि फील होता है कि नीचे वाटर बॉडी है। तो ये वाला फेनोमेना हम लोगों को जनरली हॉट समर के रोड में भी दिखना बनता है।
हॉट समर मतलब गर्मियों के दिनों में, है ना, जब समर का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो जो नेशनल हाईवे हैं, जो स्ट्रेट रोड्स हैं, वो रोड्स क्या होते हैं ना, रोड्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ब्लैक कलर के भी होते हैं तो बहुत हीट ऑब्जर्व करते हैं तो गर्म हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है ना, उससे जो एयर का लेयर कांटेक्ट में है, जो ग्राउंड का कांटेक्ट में है लेयर, है ना, नीचे वाला लेयर, वो भी गर्म हो जाता है। तो फिर से वही कहानी हो जाती है जो डेजर्ट्स में होता है कि नीचे गर्म हो गया तो हॉट एयर का मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एक्ट्स एज ए रेयर मीडियम, लेकिन ऊपर कोल्ड एयर तो एक्ट्स एज ए डेंसर मीडियम। तो जब भी हम लोग नेशनल हाईवे में जा रहे होंगे तो अगर हाईवे के ऊपर पेड़ वेड़ कुछ भी चीज़ें तो या फिर आसमान का ही रिफ्लेक्शन हमें रोड के ऊपर दिखने को मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिरेज बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, सो ये फेनोमेना हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन जो TIR का है वो बढ़िया से एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड इतना चमकता क्यों है, डायमंड का वैल्यू, जो डायमंड का इतना पैसा है ना, डायमंड इतना रेट क्यों है? क्योंकि एक तो है कि वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, दूसरा रीज़न है उसका स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग का मतलब है चमकना, शाइनिंग, है ना। डायमंड इतना स्पार्कल क्यों करता है ना, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है, जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24.4 डिग्री। सेकेंड, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या ना, नेचुरली अकरिंग डायमंड, ये आपका NCERT के पॉइंट्स हैं, है ना। नेचुरली अकरिंग डायमंड्स डू नॉट स्पार्कल, it is the diamond cutters that gives a shape for multiple TIR। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें मैं समझा दूंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि हम जो डायमंड लेते हैं, जैसे आपको अभी पढ़ा था मैं थोड़ी देर पहले कि IC का वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ये होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो अगर मुझे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं उसका क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्रिटिकल एंगल। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि डायमंड का जो मटेरियल है उस मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24.4। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना, ध्यान से सुनो कि डायमंड का शेप, सपोज ये मेरा डायमंड का शेप ऐसा है ना, इसके ये डायमंड है, इसके अंदर लाइट घुसा पहले ऐसे, है ना, तो बाहर है मेरा रेयर मीडियम और अंदर है मेरा डेंसर मीडियम। तो पहले रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, रेयर टू डेंसर, कोई दिक्कत नहीं है, रेयर टू डेंसर तो आराम से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। लेकिन जो सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ ये डेंसर टू रेयर हो रहा है, तो यहाँ पे TIR हो जाएगा ऐसे, फिर से TIR होगा ऐसे, फिर से। तो ये जो लाइट एक बार अंदर घुसा वो मल्टीपल TIR ऐसे करता रहेगा डायमंड के अंदर, इसीलिए ये लाइट बाहर नहीं आ पाता है और ये डायमंड लगता है कि उसके अंदर ही लाइट घूम रहा है भाई साहब, है ना। लाइट एक बार अंदर घुसा फिर बाहर आने का कोई मौका नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। पतली गली देख के अंदर घुसता है लेकिन बाहर आने का मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है ना, डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24.4 होता है। जैसे ही लाइट इसके अंदर घुसता है तो लाइट जब बाहर निकलने की कोशिश करता है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हमें लगता है कि ये लाइट इसके अंदर फंसा हुआ है। समझ में आया। तो डायमंड को डायमंड जो बनाता है ना, वो डायमंड नहीं है, डायमंड को डायमंड बनाता है लाइट। उसी तरह इंसान को अच्छा इंसान बनाता है उसका पर्सनालिटी, उसका क्वालिफिकेशंस, उसका कहाँ से पढ़ा है, उसके बैकग्राउंड्स, समझ रहे हो। उसी तरह से तो ये वो चीज़ है कि डायमंड को शाइन लाइट करवाता है भाई।
डायमंड का इतना वैल्यू है बिकॉज कि उसके ज़िंदगी में लाइट है। अंधेरे में लेके चले जाओ डायमंड को, लाइट आएगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं, स्पार्कल करेगा नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, नेचुरली ऑकरिंग, जो हमें नेचर से मिलता है डायमंड, वो स्पार्कल नहीं करते हैं, वो काला काला होते हैं, स्पार्कल नहीं करते हैं बिल्कुल भी। उनको जो डायमंड कटर्स होते हैं, आप सुने होंगे तो डायमंड कटिंग जो लोग करते हैं उनका बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा मिलता है। मेरा एक दोस्त का भाई था, वो डायमंड कटिंग करते थे सूरत में, है ना, तो बहुत पैसा मिलता है उन लोगों को, है ना, बहुत पैसा मिलता है, सच्ची में बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि काम ही इतना डिफिकल्ट है। क्यों ना, वो डायमंड को ऐसा शेप में कट करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार में मल्टीपल टाइम्स हो, है ना, फेसेस अलग अलग फेस बनाते हैं, छोटे 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 फेसेस काट काट के, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा TIR होगा लाइट उतना अंदर रहेगा, डायमंड उतना स्पार्कल करेगा। समझ में आ गया? ये दूसरा एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि डायमंड क्यों स्पार्कल करता है। तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका, तीसरा एप्लीकेशन है वो हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म, इन प्रिज्म्स। कौन से प्रिज्म्स ना, राइट एंगल्ड प्रिज्म, इनको बोलते हैं राइट एंगल्ड प्रिज्म। क्यों यूज करते हैं ना, इसको दो काम के लिए यूज करते हैं। पहला काम में यूज करते हैं टू रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री में रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा यूज करते हैं टू रोटेट बाय 180 डिग्री, टू रोटेट बाय 180 डिग्री। एक बार 90 डिग्री रोटेट करवाते हैं और एक बार 180 डिग्री रोटेट करवाते हैं। कैसे, मैं ध्यान से बताता हूँ, सुन लो। फिगर रे डायग्राम याद रखना पड़ेगा, जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन में आपको सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है 90 डिग्री के लिए। कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये हो गया आपका प्रिज्म, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा ड्रॉ करके 90 डिग्री ऐसे 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 ड्रॉ करता है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से सपोज मैंने लाइन डाला है, ऐसे ऐसे डाला, जो सीधा डाला वो सीधा चला जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पे वो डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या किया, TIR, है ना, TIR हो गया, ऐसे आ गया, टिक टिक सेम मीडियम को। फिर सीधा गिरा तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, सीधा चला गया। और एक रे लेते हैं यहाँ से नीचे, ऐसे गया, TIR ऐसे आया, ठीक है। तो TIR करवा रहे हैं हम लोग, और TIR कराते तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे रखे होगे, देखो रेड कलर इधर आ गया, तो यहाँ पे इमेज ऐसा फॉर्मेशन होगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। तो कितना डिग्री रोटेट हो गया है हमारा, 90 डिग्री, है ना। कितना डिग्री, ऐसे था ऐसे हो गया, 90 डिग्री रोटेट हो गया। लेकिन इसमें तुम्हें पॉइंट ये याद रखना है कि विदाउट चेंजिंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, विदाउट चेंजिंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होगा भाई। इसका हाइट अगर h है तो इसका भी हाइट कितना होगा, h, लेकिन खाली ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है 90 डिग्री। और ये जो दो एंगल बाकी बचे प्रिज्म का, ये दो एंगल 45 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 45 डिग्री, इसलिए इनको आइसोस्केलस भी बोला जाता है। आइसोस्केलस, आइसोस्केलस मतलब जिनके दो साइड्स इक्वल, 45 तो ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे, आइसोस्केलस। कितना डिग्री रोटेट करवाया, 90 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करवाओ, 180 डिग्री, देखो ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसे, अब हम यहाँ पे एक लाइट रे छोड़े, सीधा का सीधा चला गया। यहाँ पे फिर से डेंसर टू रेयर, TIR, डेंसर टू रेयर, TIR, फिर ये ऐसे सीधा निकलेगा, राइट। सीधा आ गया तो सीधा निकल जाएगा, है ना। फिर और एक रे लेते हैं नीचे, और एक रे ऐसे ले जाओ, ये गया ऐसे, इधर गिरा TIR, फिर इधर से ऐसे निकला, राइट। यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री रोटेट हो गया, 180 डिग्री रोटेट, है ना। ये भी एंगल कितना, 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं, बोलो। ऐसे होगा तभी जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे रे डायग्राम। ये 90 डिग्री रोटेट के लिए, ये 180 डिग्री, और एक 180 डिग्री रोटेट वाला है
वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा वाला, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिना 90 डिग्री वाले प्रिज्म से, है ना। यहाँ पे एक लाइट को ऐसे छोड़ो, ये ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक। और एक लाइट को ऐसे छोड़ो, ये ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे चला जाएगा, राइट। ये होगा पाथ दो लाइट का। ये 90 डिग्री वाले नहीं है, ये दोनों 90 डिग्री वाले हैं, है ना। 90 मतलब प्रिज्म 90 डिग्री वाला है, रोटेट 90 180। इसमें भी अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रखूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे, ये भी 180 डिग्री रोटेट करवाता है, बट दिस इज नॉट ए राइट एंगल प्रिज्म, नॉट ए राइट एंगल प्रिज्म। याद रखना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला होगा कि 90 डिग्री वाला प्रिज्म करना है तो सिर्फ एक और दो, 90 डिग्री वाले दो होते हैं, एक 90 डिग्री रोटेट करता है, एक 180 डिग्री रोटेट करवाता है। ये बिना 90 डिग्री वाला प्रिज्म है जो कि 180 डिग्री रोटेट करवाता है। ये तीन आपको याद रखने पड़ेंगे रे डायग्राम, तभी जाके आप इससे क्वेश्चन का, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आप आराम से रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया मेरे बच्चों? हाँ, मज़ा आ रहा है। रामलाल तो परेशान होकर भाग भी गया, देखो, है ना। समझ में आ गया कि नहीं? TIR का एप्लीकेशन सही है कि क्या क्या एप्लीकेशन। पहला है कि TIR की वजह से मिरेज हो जाता है, फिर आया कि TIR की वजह से डायमंड स्पार्कल करता है, फिर आया कि TIR की वजह, TIR को हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? प्रिज्म में। कैसे प्रिज्म में? 45 डिग्री 45 डिग्री आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म, एक 90 डिग्री और दो 45। यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देता हूँ, जो क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल, वो लेस देन 45 डिग्री होना पड़ेगा। ये याद रखना, वरना नहीं होगा। ये जो मटेरियल ना, ये जो प्रिज्म बना रहे हैं हम लोग, ये जो सब प्रिज्म है, ये कोई ना कोई एक ग्लास मटेरियल से बना होगा, है ना। उस मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करके हम उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। तो जो भी क्रिटिकल एंगल होगा ना उस मटेरियल का, जिस मटेरियल से ये सब बना है, उस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल क्या होना पड़ेगा? 45 डिग्री से कम, तभी जाके ये सब पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट एंगल प्रिज्म में अगर क्रिटिकल एंगल 45 से कम नहीं हुआ तो हमारा TIR इस तरह से शो नहीं करेंगे। क्लियर? और दो एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। टोटल 3 एप्लीकेशन समझ में आ गया अभी तक। एक लास्ट एप्लीकेशन है जो कि कॉमर्शियली हम लोग यूज़ करते हैं। जल्दी से इन दोनों को उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 मिनट में। तो बच्चों, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, लास्ट एप्लीकेशन है, वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, और आजकल ये टेक्निक को हम लोग इंटरनेट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर पे जियो फाइबर, भारत फाइबर, BSNL फाइबर, है ना, एयरटेल के फाइबर्स आते हैं, तो वो सब यही टेक्नोलॉजी से चलता है ना। कैसे बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो। पहले तो इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या है हम समझते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स, फिर उसके यूजेस क्या क्या है, फिर ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए, अच्छा ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। इतने पॉइंट्स पाठशाला पॉइंट्स है, और पाठशाला पॉइंट्स का मतलब है कि डेफिनेटली एंड 100% आपको इंक्लूड करना है ये सारे पॉइंट्स को आपके एग्जाम में। क्या मेरी बात क्लियर है? एग्जाम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा मेरे बच्चों, नहीं तो नंबर कम आएंगे, 69 आउट ऑफ 70 नहीं आएंगे। चलो, क्या क्या पॉइंट है ना? पाइप शेप्ड कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, पाइप शेप्ड, है ना। ऑप्टिकल फाइबर का शेप जो है वो पाइप शेप्ड होता है, ऐसे ऐसे पाइप, ऐसे, है ना, ऐसे पाइप है। ये 3D में 2D ड्रॉ कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सोचो कि इस तरह से है, इस तरह से पाइप, ठीक है, जिसके अंदर 2 टाइप के मटेरियल होता है ना। कितने टाइप के? 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। क्या क्या? एक होता है कोर और एक होता है क्लैडिंग। एक होता है कोर जो कि कहाँ पे होता है? सेंटर में, और एक होता है क्लैडिंग जो कि सराउंडिंग द कोर। मतलब ये अगर मेरा ऑप्टिकल फाइबर है तो इसका अंदर में ऐसे 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 अंदर में ऐसे, ये वाला जो पार्ट होगा अंदर में, ये वाला पार्ट है मेरा कोर अंदर में, है ना, सेंटर में। सोचो ये पाइप है, इस पाइप का सोच लो, ये पाइप का सेंटर में, जैसे इसका होल है ना वैसे ही सेंटर में इसका क्या है? कोर, ठीक है। और जो ये जो साइड वाला है, ये जो साइड वाला,
ये जो साइड वाला ब्लैक कलर वाला है ना, दिख रहा है, बीच में ब्लू है, साइड में ब्लैक, ये ब्लैक कलर वाला का नाम है क्लैडिंग। ब्लैक कलर वाला का नाम क्या है? क्लैडिंग। 2 टाइप का मटेरियल से बना रहता है, कोर सेंटर में और क्लैडिंग सराउंडिंग द कोर। अच्छा, ये जो कोर है ना, ये कोर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। लेकिन क्लैडिंग कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम। क्यों? क्योंकि मेटेरियली हम लोग ऐसे लिखते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वाला मटेरियल लेते हैं और क्लैडिंग थोड़ा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल लेते हैं, तो कोर और क्लैडिंग। अब सोचो क्या होगा ना, एक लाइट रे इधर गिरा जाके ऐसे टिच, एक लाइट रे गया टिचक, लाइट रे पहले ऐसे गया कोर को, कोर है डेंसर और ये है रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर TIR होगा, हो गया TIR। फिर से डेंसर टू रेयरर, फिर से TIR, फिर से डेंसर टू रेयरर, फिर से TIR। ऐसे हो के लाइट रे इसमें से वापस आ जाएगा। तो लाइट हम लोग यहाँ से भेजे थे और ये लाइट इधर से वापस आ गया। क्या मेरी बात समझ में आया? कोर क्लाइडिंग, लाइट जा रहा है कोर टू क्लाइडिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसलिए ये ट्रैवल करता रहता है इसके अंदर में। ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कि ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर हम लोग कैसे काम करता है ना। जब भी ऑप्टिकल फाइबर का मतलब एक सिलेंडर पाइप जैसा, जिसके अंदर 2 मटेरियल हो गए, कोर और क्लैडिंग। हम लाइट जब भेजेंगे तो लाइट जब कोर से क्लैडिंग की तरफ ट्रैवल करेगा तो डेंसर टू रेयरर हो गया, तो वहाँ पे टोटल इंटरनल की पॉसिबिलिटी है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता ही रहता है और फिर फाइनली बाहर आ जाता है। हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं ना, डेकोरेशन में। आप लोग देखे होंगे, तो हमारे टाइम में तो मैं बहुत देखा हूँ, अभी भी मेरे घर पे होगा शायद, वो नीचे में ना ऐसा एक राउंड टाइप का रहेगा और ऊपर में ऐसे बहुत सारे निकले होंगे, समझ रहे हो कैसा वाला, ऐसे नीचे में ऐसा एक होगा, यहाँ पे ऐसा एक, और यहाँ से ऐसे 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 निकला होगा बहुत सारे, और यहाँ पे लाइट सब दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्चुअली में लाइट जल रहा होगा, बट तुम्हें लाइट यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ये सारे तुम्हारे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, है ना। इसके अंदर से लाइट यहाँ से ट्रैवल किया तो ऐसे 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 लाइट ट्रैवल कर करके फिर इधर से निकलता है, तो यहाँ से हमें लाइट दिखता है, लाइट सीन्स, यहाँ से लाइट दिखता है ना। तो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स को, इस तरह से बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ें बनाने के लिए। दूसरा यूज़ है कि इसको इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि आपका तो पता नहीं, कोई डॉक्टर मेडिकल पढ़ोगे आपको तो पता चलेगा कि जैसे कि मुझे मान लो कि मेरे लिवर में क्या हुआ है देखना है, आजकल तो अल्ट्रासाउंड कर दिए, है ना। बट अगर मुझे इंटरनल ऑर्गन को देखना होता था तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते थे। क्या ऑप्टिकल फाइबर ना, हम लोग एक पाइप भेजते हैं जो पाइप से कि लाइट जाएगा और लाइट गिरेगा तो वो वाला ऑर्गन बहुत अच्छे से विजिबल होगा। अब यहाँ से टॉर्च डालोगे अंदर तो नहीं जाएगा ना लाइट, उसके लिए पाइप से भेजना पड़ता है। इस पाइप का एक एंड में लाइट जल रहा होगा और दूसरे एंड से लाइट ऐसे निकल रहा होगा, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं कि इसके लिए इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए। दूसरा चीज़ हो गया कि नाउ डेज सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड, जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि इंटरनेट जो जियो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, वो सब सिग्नल भी ट्रांसफ़र करते हैं आजकल ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस सबसे कम होती है ना। और एनर्जी लॉस कम होने के लिए एक रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या है ना, जब क्लाइडिंग है दैट शुड हैव लो ऑब्जर्वेटिव पावर। याद रखो, क्लाइडिंग का ऑब्जर्वेटिव पावर कम होनी चाहिए, ये एक क्वालिटी है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आएंगे सारे कि व्हाट इज शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ एन गुड क्लाइडिंग। अच्छा क्लाइडिंग बनने के लिए उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो अच्छा क्लाइडिंग बनने के लिए प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए ना, क्लाइडिंग का ऑब्जर्वेटिव पावर कम होना चाहिए, है ना। लो ऑब्जर्वेटिव पावर, क्यों, लाइट जाके डायरेक्टली क्लाइडिंग पे गिरता है फिर रिटर्न आता है, तो अगर क्लाइडिंग का ऑब्जर्वेटिव पावर ज़्यादा होगा तो लाइट को ऑब्जर्व कर देगा, तो यहाँ से कम लाइट निकलेगा, है ना। तो एनर्जी लॉस को हमें अगर अवॉइड करना है, बिना एनर्जी लॉस के अगर हमें ट्रांसफ़र करना है, तो हमें हमेशा ऐसा एक क्लाइडिंग मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसका ऑब्जर्वेटिव पावर कम हो। क्लियर है बच्चों, ये हो गया आपके पाठशाला पॉइंट्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर, वो हो गया आपका फिगर, और नीचे उसके यूजेस और रिक्वायरमेंट। पूरी अच्छे से आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, सारी बातें याद होनी चाहिए, तब आप एग्जाम में इसको पॉइंट वाइज अच्छे से लिख पाएंगे।
क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खत्म हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशंस खत्म हुए। थोड़े से थ्योरेटिकल आते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल आते हैं। मैं जब 1-2 लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 5 में आपको पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगे, तब आपको बढ़िया मजा आएगा और हमारा सीरीज चलता ही रहेगा, है ना। बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। क्लियर है बच्चों। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आप घर पे रहिए और हेल्दी रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।